नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों कई बार बहुत लोगों के पिछले कई दिनों से फोन आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कि हम कोर्ट केस कहां करें और कैसे करें। तो पहले हम इस बात पे बात करते हैं कि ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कृपया केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। मेरे पास बहुत कॉल आने लगे हैं तो इसलिए मुझे परेशानी होती है। और ये नंबर मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि यदि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए हम उस हेल्प को करना चाहेंगे। तो इसलिए आप केवल मैसेज करें। अब आते हैं आज के इशू पे। मैं आज के वीडियो में दो बातें करूंगा। एक तो केस कहां फाइल करें और कैसे फाइल करें, और दूसरा क्या क्या चैलेंज करें। ये एक वीडियो में कंटिन्यू हम बनाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक पॉइंट करके बनाएंगे जिससे सभी लोगों को समझ में भी आए। तो ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब हम आज की बात करते हैं। देखिए मैं खुद ये केस फाइनल कर लिया हूं और मेरा अभी अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड इसलिए नहीं हुआ है, अपलोड न होने का कारण यह है कि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है किसी कारण से। मैंने ऑलरेडी अपने डेटा भेजे हुए हैं। हाई कोर्ट की साइट पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे ही होगा तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा, यानी एक दो दिन के अंदर ही मेरा केस फाइल हो जाएगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। मैं खुद केस कर रहा हूं, इस बात की परवाह ना करते हुए कि कौन क्या सोचेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, लगभग 1.5 से 2 साल से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन जिन के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनका पेंशन डिले हुआ है, उनको हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन लोगों ने नहीं सुनी। अभी भी मैं, चलिए अभी मुझे मालूम चला है कि कुछ लोग बहुत जल्दी ही अब रिजेक्शन के बाद, वैसे भी हमारी आदत होती है कि जब हमारे ऊपर बिल्कुल डंडा पड़ता है तभी हम जागते हैं। तो आज जब ईपीएफओ ने हमारे ऑल केसेस रिजेक्ट कर दिए हैं, लगभग सभी पब्लिक सेक्टर्स के सिवाय 1 2 3 को छोड़कर, तो अभी हमें सबको केस करना ही पड़ेंगे। और मुझे मालूम है, मेरे पास दोस्तों के फोन आए हैं कि वो बहुत जल्दी ही केस करने वाले हैं, उनकी रिट तैयार हो रही है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा रिट को तैयार करते समय कि आप कैसे और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमें यह केस फाइल करना है। क्योंकि हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है आर्टिकल 226 कि आप स्टेट के खिलाफ, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ, आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं हाई कोर्ट में। यही केस यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में करना हो तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं। अब मैं आता हूं, ये आप दूसरे नंबर पे आप ये कर दीजिएगा कि आप अपने बारे में जितनी भी डिटेल दे सकते हैं उस डिटेल को दे दीजिएगा। अब आपको क्या चैलेंज करना है, और दूसरे इस चैलेंज करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको केवल हाई कोर्ट में केस करना है। कुछ लोगों ने बार बार यह भी पूछा है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे लौटा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे लौटा दिया है कि आप अपने हाई कोर्ट में केस फाइल कीजिए। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि हम डायरेक्ट पीआईएल फाइल कर सकते हैं, एसोसिएशंस पीआईएल फाइल कर सकती हैं। मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अपने ग्रुप पे भेजी है, उसमें आप किसी भी प्रकार से नहीं फाइल कर सकते। आप पेंशन केसेस के लिए, सर्विस मैटर्स के लिए आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। हाँ, यदि फैमिली पेंशन का केस है, मतलब फैमिली पेंशन तब स्टार्ट होती है जो हमारे बाद, यानी फैमिली पेंशन का केस है तो फैमिलीज इकट्ठी होकर जा सकती हैं, या कुछ फैमिली के बिहाफ पे आप जा सकते हैं। लेकिन यहां केस सर्विस वालों का है, सर्विस से रिटायर्ड लोगों का है, इसलिए हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कहीं अपने डिसीजंस में, यहां मैं किसी का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, कहीं अपने डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप अपने हाई कोर्ट में कीजिए। उसका एक सुप्रीम कोर्ट को यह फायदा होता है कि उनको सारे डॉक्यूमेंट्स और हाई कोर्ट का डिसीजन मिल जाता है, यानी बहुत ज्यादा टाइम जो डिस्कशन, जो आर्ग्यूमेंट्स हाई कोर्ट्स में होते हैं उसी को आगे बढ़ाना होता है सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कहता है कि नहीं, आप अपने हाई कोर्ट में जाइए। तो हमें हाई कोर्ट में ही जाने पे विचार करना है, ना कि हमें कभी भी यह सोचना है कि हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाएं, वहां से हमें लौट के आना पड़ेगा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पॉइंट पे मैंने ये लिखा है कि हम ईपीएस के मेंबर्स थे 1987 से। जैसे ही हमने ज्वाइन किया
तभी से हम 1987 20 जनवरी 1987 से ईपीएस के मेंबर थे, एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम अर्स्टवाइल, यानी 1971 के मेंबर थे। अब आते हैं हम ये बताने में कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में एनेक्चर 1 मैंने क्या लगाया है। एनेक्चर 1 मैंने जो जीएसआर 48E है, यानी 16 नवंबर 95 को जो जीएसआर 48E जारी किया गया था, मैंने उसको लगाया है, क्योंकि उसको मेन यही है कि हमें इसी को लगाना है। आप इसमें और इसमें क्या कर सकते हैं, जो इसका हिंदी वर्जन है उसे काट दीजिए, हिंदी वर्जन को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज केवल इंग्लिश है। इसलिए आप इसमें हिंदी के जितने भी पेजेस हैं, क्योंकि सेपरेट दिए गए हैं, फर्स्ट पेजेस पे हिंदी दी गई है और सेकंड कुछ पेजेस के बाद, यानी 12 पेज के बाद इंग्लिश दी गई है, तो 12 पेज पहले 11 पेज आप इसमें काट सकते हैं। दूसरा, लास्ट के भी जो पेजेस हैं, जो टेबल वगैरह हैं, उनको भी आप काट सकते हैं। आप इसमें लिख दीजिए कि हम रिलेवेंट पेजेस ही लगा रहे हैं, इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। अब मैं आता हूं हमें क्या चैलेंज करना चाहिए। देखिए, आज के इशू पे हम केवल एक ही पॉइंट की बात करेंगे कि हमें क्या चैलेंज करना चाहिए, और उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है या रखा है कि हमें, देखिए, इससे पहले कि मैं आगे की इस पॉइंट की बात करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज हमारी जो स्थिति है ईपीएफओ में, जो हमारी स्थिति है, यानी ईपीएफओ हमारे केसेस को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, वो केवल इस कारण से कर रहा है कि 95 में जब स्कीम लागू हुई थी, तब से हम सोए हुए थे और हमने कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दिया। जैसे 96 में ही हायर वेजेस का डिसीजन आ गया था, लेकिन हायर वेजेस पे हमने किसी ने भी पेंशन अप्लाई नहीं की। जीएसआर 134 को यदि आप देखेंगे तो वो 96 में ही आ गया था, और उसमें ये अलाउ किया गया था कि हायर वेजेस पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमारे एम्प्लॉयर भी सोए हुए थे, और एम्प्लॉयर में मतलब टॉप मैनेजमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो भी सोए हुए थे। आज वो तब जागे हैं जब उनकी पेंशन रुक गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, वो और भी हमारे साथ क्या हुआ है। सबसे बुरा हमारे साथ यह हुआ है कि 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसआर 688E 26 सितंबर 2008 को जारी किया था, और उसमें क्या किया था, ड्यू टू एक्चुअरी लॉस, हम जो ऑप्शन ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल दिया हुआ था सेक्शन 13, उसको डिलीट कर दिया गया था। हालांकि सेक्शन 12A को भी डिलीट किया गया था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो एक कंप्यूटेशन है। वो हमारे ही पैसे को विद इंटरेस्ट हमें 15 साल के लिए दे देते हैं और वापस ले लेते हैं। यदि नहीं दे रहे हैं तो आज की डेट में बहुत ऑप्शन है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन सेक्शन 13 एक ऐसा इशू है कि आपका पूरा का पूरा पैसा, ईपीएफओ को यह अधिकार मिल गया कि वो जब्त कर ले, उसे असर्प कर ले, उसे अप्रोप्रिएट कर ले। आखिर ऐसे कैसे कर सकता है? हम ईपीएफओ में पैसा जमा करते हैं, तो ईपीएफओ हमारे पैसे को खा कैसे सकता है? सबसे बड़ी, हमारे पैसे पर सबसे पहला अधिकार हमारे स्पाउस का है, हमारी फैमिली का है, यदि हमने कुछ भी पैसा कमाया है तो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे कैसे कर सकती है कि एक पेंशनर की डेथ के बाद उसका सारा पैसा खा जाए, उसके पैसे की कभी रिटर्निंग ही ना हो? फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ? फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या हुआ? ये आज तक मुझे सबसे कहने में अभी अजीब सा लगेगा कि इस इशू को आज तक देश के अंदर किसी भी आदमी ने चैलेंज नहीं किया। मैं शायद पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने अपनी रिट में इस इशू को शामिल किया है। चलिए, मैं इसमें बता देना चाहता हूं आपको कि इसमें देखिए, सेक्शन 13 को डिलीट किया गया था, और इसमें सेक्शन 13 में क्या था कि ऑप्शन ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, इसमें कई चीजें दी गई हैं, जिसमें डेथ के केस में, एम्प्लॉयज की डेथ के केस में फैमिली को यह अधिकार मिलता था कि वो पेंशन के 3 ऑप्शन दिए गए थे कि उसमें डिटेल में आप कैसा पैसा ले सकते हैं। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन विदाउट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन ये जो है 26 नवंबर 2008 को इसको डिलीट कर दिया गया। यह है मेरा एनेक्चर 5। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं, ताकि यह है जी एनेक्चर 5 688E। 688E ये एनेक्चर 5 है। ये 26 सितंबर 2008 26 सितंबर 2008 को जारी किया गया था 688E। इसमें क्या किया गया था, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इसमें क्या लैंग्वेज लिखी है, बस हम इस पर जाना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए सेक्शन 12A एंड सेक्शन 13 शैल बी डिलीटेड, इस सेक्शन को डिलीट कर दिया गया था। यह सेक्शन जब डिलीट किया गया तो हमारे वो सब अधिकार छीन लिए गए कि हमारा पैसा हमारी फैमिली को वापस मिल जाए इन केस ऑफ डेथ। आखिर कोई भी गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? क्या गवर्नमेंट लोगों का पैसा छीनने के लिए बैठी हुई है? क्या गवर्नमेंट लोगों का पैसा खाने के लिए बैठी हुई है? क्या गवर्नमेंट
पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों के अधिकार छीन लेंगी। यही इसमें गवर्नमेंट ने किया था। बाद में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था 11 नवंबर 2008 को। इसमें एक लैंग्वेज लिखी थी, मैं उस लैंग्वेज को आपके सामने थोड़ी सी देर पढ़ के बता देता हूं कि दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइल कंसिडरिंग द ह्यूज actuary deficit revealed by the valuation reports has brought about the certain amendments in employee pension scheme with aim to reduce or remove the deficit. The above amendment have already been circulated wide so and so. यानी इन्होंने यहां एक्सप्लेन किया है कि डेफिसिट और को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए हमने ये GSR 688E को लागू किया है और हम यानी सेक्शन 13 को हमने डिलीट कर दिया है। अब आप देखिए कि यह अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता कि वो हमारा पैसा खा जाए, वो हमारे पैसे को जब्त कर ले। इस पैसे पे आप जो रात दिन मेहनत करते हैं, इस पैसे पे केवल आपके स्पाउस का अधिकार है। इसमें मैंने अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया है इनको, वो ये भी दिया है कि आप एक तरफ एक्चुअरी डेफिसिट कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअरी डेफिसिट में एक्चुअरी की हर रिपोर्ट को आप देखेंगे, उसमें यह लिखा हुआ है, यदि आप पहली समरी पढ़ेंगे कि ईपीएफओ ने एक्चुअल डेटा सप्लाई नहीं किए। यदि 75 लाख के डेटा सप्लाई किए हैं या 1 करोड़ के डेटा सप्लाई किए हैं, तो उसमें केवल 1 लाख के मतलब 1 करोड़ लोगों के ऊपर डिसीजन लिया गया है, तो केवल 1 लाख लोगों के 1.5 लाख लोगों के डेटा सप्लाई किए गए हैं। ये एक्चुअरी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस दिखाने के लिए इन्होंने 84 ईयर्स ली है, जबकि इंडिया के अंदर 71 ईयर्स है। और दूसरा, मैंने यह भी क्लू दिया है कि आप इस समय 31 मार्च 2024 को आप 8,88 करोड़ के फंड पे बैठे हुए हैं और केवल इंटरेस्ट इनकम का ओनली 39.27 खर्च कर रहे हैं पेंशन स्कीम के ऊपर। इस स्थिति में क्या आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप हमारा पैसा जब्त कर लें? मैंने एक टेबल लगाई है बाकायदा पिछले 15 साल की, जिसमें इनको यह शो किया है कि हर साल इनका जो फंड है वो 15% के रेट से बढ़ा है। यदि फंड पिछले 15 सालों से 15.16 एनुअली बढ़ा है, यदि इस तरह बढ़ता रहा तो 2050 के अंदर 213 लाख करोड़ रुपए ईपीएफओ के पास फंड होगा। आखिर ये किसका फंड होगा? ये हमारा ही तो पैसा है, ये हमारे ही लोगों का पैसा है। और ये भी 213 लाख करोड़ मैंने कब निकाला है? जब मैंने केवल ये अज्यूम किया है कि 13% से बढ़ेगा। यदि मैं 15% से बढ़ा हुआ मानूं तो ये 213 लाख की जगह 288 लाख करोड़ इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा ईपीएफओ के ऊपर। ऐसी कंडीशन में ईपीएफओ कैसे हमारा पैसा खा सकता है? ईपीएफओ का आखिर यह अधिकार किसने दिया? दूसरा, एक जस्टिफिकेशन मैंने दिया है कि मेरे पैसे की वैल्यू 30/6/2023 मेरी रिटायरमेंट की डेट में 8,57,796 रुपए है। यदि आप मुझे 4,529 रुपए पेंशन मिलती है, यदि 4,529 रुपए से मेरे पैसे को सिंपल रिटर्न किया जाए, विदाउट इंटरेस्ट रिटर्न किया जाए, तब भी इसमें 15.8 यानी 16 साल लगेंगे केवल मेरे पैसे को रिटर्न करने में, बगैर ब्याज के। और यदि मैं 8% ब्याज की बात करूं तो यह पैसा कभी रिटर्न ही नहीं होगा, क्योंकि 8% ब्याज ही 49771 पर मंथ बनता है। आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हमारे पैसे को? आप ऐसे कैसे, हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? और मुझे ताज्जुब होता है कि 2008 से किसी ने भी आज तक पूरे देश के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया। ऐसा क्यों होना चाहिए था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यदि हम आज की डेट में मैं अपने 8,57,000 को केवल बैंक में रख दूं तो मुझे 4,977 रुपए महीने पेंशन मिल जाएगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि ईपीएफओ की पेंशन से 1200 रुपए, 1190 रुपए ज्यादा होगा। और ऊपर से पूरा का पूरा 8,57,000 रुपए मेरे हाथ में होगा, मेरे अकाउंट में होगा, मेरी फैमिली के काम आएगा, लेकिन पेंशन मुझे ईपीएफओ से ज्यादा मिलेगी। ऐसी कंडीशन में इन जस्टिफिकेशन के साथ मैंने इन नोटिफिकेशंस को तुरंत हाई कोर्ट से क्वैश करने की डिमांड की है कि इनको इमीडिएट रद्द किया जाए। ये इलीगल है, आर्बिट्रेरी है एंड लीडिंग टू द अनजस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ द पिटिशनर हार्ड अर्न मनी। इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पिटिशनर्स डिमाइस, द स्पाउस विल रिसीव ओनली 50% ऑफ पेंशन। इट मींस
कि आपका जो पैसा वहां जमा है वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा वापस। इसीलिए मैंने इसको क्वैश करने की बात की है एनेक्चर 5 और 6 की। तो सबसे पहले वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, ऑलरेडी काफी लंबा वीडियो हो गया है, मैं आज के पॉइंट में केवल यह बताना चाहूंगा कि जब हम पेंशन का केस ये फाइल करने जाएं हायर पेंशन का, तो सबसे पहले इस सेक्शन को क्वैश कराने की बात करें। और इसमें एक जस्टिफिकेशन ये हो सकता है, हाई कोर्ट आपसे ये पूछ सकता है कि आप 2008 का केस है, आप आज आए हैं यानी डिले आए हैं, जब हमें इफेक्ट करेगा तभी तो हम आएंगे। आज हम रिटायर हुए हैं तो हमें पता लगा कि हमारा तो फंड वापस जब्त कर लेगा ईपीएफओ, इसलिए हम आज आए हैं। इसलिए यदि कोई भी ऐसी बात आती है तो हम एक कंडोनेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं उस समय, लेकिन मैं समझता हूं वो नहीं आएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस सेक्शन को एनेक्चर 5 और 6 जो मेरे हैं, यानी जो GSR 688E है और उसका सब्सिक्वेंट लेटर है ईपीएफओ का, इनको दोनों को क्वैश कराने की बात हमें ईपीएफओ से करनी चाहिए हर हाल में। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, और इसी तरह के वीडियो अगले पॉइंट्स के लिए मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। हां, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं, और मैंने क्या कहा है हाई कोर्ट से मैंने ये कहा है कि मेरे एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से मुझे 24 से 26 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। यदि हम जमा करते हैं और इन द इवेंट ऑफ डेथ वो 26 लाख रुपए ईपीएफओ के पास चले जाएंगे, और वो ईपीएफओ के पास ये सेक्शन 13 की वजह से जो डिलीट किया है, जो उसकी वजह से वो पैसा कभी भी वापस फैमिली को नहीं मिलेगा। यानी 8 लाख रुपए आपके वो गए जो पुराने जमा है, और 24, 26, 28 लाख रुपए आपने जो आज जमा कर रहे हैं वो भी गए, यदि ऐसा केस किसी के साथ होता है तो। इसलिए हमें सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस पॉइंट्स को क्वैश करने की बात करनी चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।